रिश्ते में तेरा बापू लागू मैं। नाम है नीरज गोयल, नाम है नीरज गोयल। बड़े बड़े देशा में छोटी छोटी बात होती रहे सेनोरिटा। हाय नीरज भैया, मेरा नाम है सिंचन लोहारा और मेरी उम्र है 5 साल। नीरज भैया, मुझे ना ननेको दीदी बहुत पसंद है। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यार इम्प्रेस करना तो मुझे कुछ नहीं आता। उन सबकी लगाम फुकरा इंसान के पास, उन बच्चों की, कि उनको किस तरफ डाइवर्ट करना है। आपने ऐसे कैसे बोल दिया अभिषेक को? 2 इन्फ्लुएंसर आए थे लड़ने के लिए, उस पे उसने अभिषेक ने कुछ कमेंट किया था, है ना, हंसने का। उसके बाद मैंने बोला ये हंसने का खेल नहीं है, लड़ने का खेल। उसके बाद वो कमेंट में लड़ाई थोड़ी सी लंबी होगी। बॉक्सिंग एक लड़ने का खेल है ना, लड़ो। उस समय ने उसकी चेस को बहुत ऊपर लेके आया। चेस को कोई भी नहीं पूछ रहा था। समय ने कितना अच्छा काम किया, तो मैं भी वही चीज करना चाह रहा हूँ। अब उसमें हेट मिलती रही, बट मेरा कर्म है बॉक्सिंग को ग्रो कराना, वो मेरा कर्म है। वहाँ पे ना बड़ी स्क्रीन पे क्रिकेट चल रहा होगा, अब जैसे आईपीएल चल रहा होगा, कहीं पे लोग बियर पी रहे होंगे और क्रिकेट देख रहे होंगे। मैं चाहता हूँ ऐसे बॉक्सिंग देखें लोग। जी, पॉल वर्सेस नीरज कब देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 13-14 साल का एक बच्चा जिसकी आंखों में ना सिर्फ बॉक्सिंग खेलने का सपना था कि मतलब मुझे ना बस बॉक्सिंग करनी है। कोई पूछता था कि बॉक्सिंग करके करना क्या है, तो बस एक ही बात बोलता था कि मुझे भारत के लिए ना नेशनल खेलना है। लेकिन शायद उसे भी नहीं पता था कि उसके हुनर और उसकी किस्मत को कुछ और मंजूर था। सिर्फ नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर खेलने वाला था। फिर क्या था, देखते ही देखते WBC वर्ल्ड रैंकिंग्स की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाने वाला पहला भारतीय बॉक्सर बन गया और भारत देश का परचम बॉक्सिंग में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फहराया। नाम नीरज गोयल। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। कैसा चल रहा है सब कुछ? ट्रेनिंग कैसी चल रही है आपकी? ट्रेनिंग बढ़िया चल रही है। मतलब नेटफ्लिक्स वाली फाइट के बाद तो नीरज नीरज ही हुई पड़ी है हर जगह। तो अब फैंस कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि कोई नई फाइट बड़ी वाली आने वाली है इस साल देखने को। मैं भी वही वेट कर रहा हूँ। तो मतलब ऐसा कुछ है कि मतलब थी एक प्लान थी फाइट, है ना, जून में थी वो फाइट प्लान, बट जो मेरा अपोनेंट था उसने मना कर दिया टाइम पे। अच्छा, उसे नहीं खेलना, वो बहुत बड़ी फाइट होने वाली थी। ओके। तो मेरे को भी उसका ही था कि वो जून में वो फाइट होगी, बट उसने डिनाई कर दिया। वो दुबई या अबू धाबी में फाइट होने वाली थी, ब्रिटिश पाकिस्तानी बॉक्सर था उसके साथ, ओके। बट उसने फिर डिनाई कर दिया फाइट, फिर उसे मना कर दिया। तो कोई स्पेसिफिक रीजन या फिर? स्पेसिफिक रीजन भी नहीं पता, मतलब जो कमर्शियल्स में या और उसने बहुत सारी चीजें ना करना, दूसरे तरीके से ना करिए। उसको ऑफर $2-3 मिलियन का दिया था, वो मांग रहा था मैं $12 मिलियन लूंगा। अच्छा, उसके बाद नेटफ्लिक्स पे मेरी सीरीज आनी चाहिए, बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से। क्योंकि मैंने भी यही सुना था आपके किसी इंटरव्यू में आपने बताया था कि आपकी एक बड़ी फाइट आने वाली है। तो मुझे अब आपने ब्रेकिंग न्यूज दे दी कि वो नहीं आएगी जून में। तो अभी अभी की बात करूँ तो अभी आपका ना एक कंट्रोवर्सी कह लो या फिर जो एक टॉपिक चल रहा है, आपका कमेंट सेक्शन खोल लो तो एक ही चीज दिख रही है कि किसी और की फैन आदमी आके कि अरे आपने ऐसे कैसे बोल दिया अभिषेक को, ऐसे कैसे बोल दिया, सॉरी बोलो, ये है वो। तो वो बहुत ज्यादा चल रहा है। ECL में आपने वो बोल दिया था। तो वो स्क्रिप्टेड था कि वो सच में था कि मतलब आप सच में चैलेंज कर रहे थे? नहीं, मेरी लाइफ में कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। सब कुछ जो मेरे दिमाग में आता है, जो मैं करता हूँ, मैं डायरेक्ट करता हूँ कुछ भी। और मेरे को ये था, मैंने वहां पे भी इसीलिए बोला था क्योंकि मैंने एक द गोएस शो शुरू किया था। ओके। ये रिंग भी लगी है ना। तो उसमें 2 इन्फ्लुएंसर आए थे लड़ने के लिए, उस पे उसने अभिषेक ने कुछ कमेंट किया था, है ना, हंसने का। उसके बाद मैंने बोला ये हंसने का खेल नहीं है, लड़ने का खेल। उसके बाद वो कमेंट में लड़ाई थोड़ी सी लंबी होगी। फिर उसके बाद डायरेक्टली मुझे वो वहां पे दिखा ECL में। तो जो बात थी मेरे दिमाग में, मैंने वो बोल दी कि ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, बॉक्सिंग एक लड़ने का खेल है ना, लड़ो। फिर उसके बाद मैंने उसी चीज को कंटिन्यू जोड़ते हुए कहा कि जो इन्फ्लुएंसर लड़ते हैं ना, ऑनलाइन लड़ते हैं, वो ऑफलाइन असल में कुछ भी नहीं करते। तो जो तुम्हारी ऑडियंस है, जो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की जो ऑडियंस है, वो सच में लड़ाई देखना चाहती है, क्यों ना वो लड़ाई हेल्दी हो, क्यों ना वो लड़ाई बॉक्सिंग रिंग में हो। तो फिर मेरे को लोगों ने बोला वो तो कोई तो पावर लिफ्टिंग करता है, कोई तो जिम करता है, कोई तो कुछ करता है, वो खेल खेल लो। बट जो मेरा खेल है मैं तो उसको प्रमोट करूंगा ना। वो लोग उनके खेल को करें प्रमोट। अब जैसे फॉर एग्जांपल समय रैना को सब जानते हैं ना। समय ने चेस को बहुत ज्यादा प्रमोट किया था। हाँ, समय का लेटेंट डब चला था, उससे पहले समय ने अपने चेस को लोगों के साथ, मेरे को भी चेस सिखाया उसने। तो समय अपनी चीज सिखाएगा ना। तो जो मेरा खेल है, मैं तो बॉक्सिंग की बात करूंगा। मैंने सबको यही बोला, तो बॉक्सिंग करो,
ऑफलाइन ऑनलाइन लड़ना है ऑनलाइन लड़ो, बस उसको ऑफलाइन बॉक्सिंग रिंग में खत्म करो, ताकि जो तुम्हें फॉलो करने वाले हैं, जो तुमसे इन्फ्लुएंस होते हैं, वो हेल्दी चीज की तरफ जाएं। वो सड़कों पे ना लड़े, वो तुम्हें देख के वो भी बॉक्सिंग की तैयारी करें। एंड ऑफ द डे मुझे तो अपनी बॉक्सिंग को प्रमोट करना है। तो आप इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग को इंडिया में बढ़ाना चाहते हो कहीं? यस यस, मैं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग को नहीं बढ़ाना चाहता, मैं चाहता हूँ इंडिया की बॉक्सिंग ही ग्रो हो, इंडिया की प्रोफेशनल बॉक्सिंग ग्रो हो, इंडिया की मैच्योर बॉक्सिंग ग्रो हो। लेकिन वो ग्रो कैसे होगी? वो इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू होगी। बॉक्सिंग, मैं बोल रहा हूँ, 3-4 साल पहले बॉक्सिंग को थोड़ा सा टेक ओवर कर दिया था यूएफसी ने, वर्ल्ड में बता रहा हूँ मैं, एमएमए ने। उसके बाद इन्फ्लुएंसर्स बॉक्सिंग में कूद गए, जैसे जेक पॉल आ गया, हाँ, लोगन पॉल ने मेवेदर के साथ फाइट की, विलियम्स। केएसआई ने किसी और के साथ की। ऐसे ना कई इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग में कूद गए, जिसकी वजह से अगेन बॉक्सिंग ने दोबारा से प्रोफेशनल बॉक्सिंग ने एक बड़ा नाम बना लिया। तो मैं वही चाहता हूँ कि जो इंडिया में जितने भी इन्फ्लुएंसर है ना, अगर वो बॉक्सिंग में है तो बॉक्सिंग का नाम बड़ा होगा। एंड ऑफ द डे उसका बेनिफिट किसको होगा? बॉक्सर्स को होगा। अब कुछ बॉक्सर ही लगे हुए हैं हाँ। जिनने जिंदगी में कुछ भी नहीं करा, मतलब उनका अगर मैं रिकॉर्ड चेक करूं, दे आर लाइक जीरो। उनसे कितने अच्छे अच्छे बॉक्सर बैठे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे बॉक्सर बैठे हैं, जिनको बॉक्सिंग, प्रोफेशनल बॉक्सिंग करनी चाहिए, लेकिन वो, कोई जानता नहीं। हाँ, लेकिन उनको कोई जानता नहीं। अब इन्होंने 2-3 फाइटें खेल के इन्फ्लुएंसर्स के साथ रह रह के ये लोग ये दिखाते हैं कि हम बहुत तगड़े बॉक्सर हैं। अब उनको पता ही नहीं है मैं क्या चीज हूँ, या मुझे जो, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मैं बॉक्सिंग के लिए कर रहा हूँ। मैं अगर इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग लेके आऊंगा, अगर मैं इन्फ्लुएंसर्स को लेके आऊंगा, तो फायदा एंड ऑफ द डे उन लोगों का ही होगा। वो भी मुझे चैलेंज कर करके डाल रहे हैं, मुझे हंसी आती है। मैंने एक वीडियो में बोली थी ये बात, कि जितने मेरे करियर में, जितनी मेरी प्रो फाइट्स में, अगर मेरी 2 या 3 जो टाइटल वाली फाइट है 12-12 राउंड की, टोटल राउंड्स जो है 24 राउंड हो गए 2 फाइट के, एक फाइट के 10 राउंड और मिला लो 34 राउंड हो गए, एक फाइट के और 12 राउंड मिला लो, कितने हो गए मैं गिनती भूल गया, है ना? तो लाइक मोर देन 40-50 राउंड्स हो गए। तो उन लोगों के पूरे बॉक्सिंग करियर में इतने इतने राउंड्स उन्होंने पूरे बॉक्सिंग करियर में नहीं लड़े हैं जितने मेरे सिर्फ 2-3 फाइट के। तो वो लोग मेरे से कैसे अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं? एट द सेम टाइम उन बॉक्सर्स को करना चाहिए, उनको इन्फ्लुएंसर्स को पुश करना चाहिए कि लाइक इन्फ्लुएंसर्स आए उनके साथ लड़े, इन्फ्लुएंसर्स आए मेरे साथ लड़े। और मेरे को भी ये नहीं है कि मेरे को इन्फ्लुएंसर्स को लड़के उनको हराना है कि जिताना है, मुझे बॉक्सिंग कल्चर लेके आना है इंडिया में। ठीक है, तो मतलब ये जो जितनी भी चीजें चल रही हैं, इसका जो मेन आपका जो एंड ऑफ द डे मुझे बॉक्सिंग कल्चर लेके आना है, कि हर बच्चा, अब मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, बोलते हैं मुझे बॉक्सिंग सिखा दो, बॉक्सिंग सिखा दो। मुझे हर जगह ये करना है, स्कूल्स में बच्चे बॉक्सिंग के बारे में बात करें। अब बहुत सारे लोग उन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, उनको फॉलो करके वो लोग भी करेंगे ना, उनका भी मन करेगा, उनका मन करेगा बॉक्सिंग। अब क्रिकेट कितना ज्यादा दिखता है, मैं यही बोला। हाँ, अब उसमें, अब दूसरे खेल वाले हैं ना, क्रिकेट की बहुत बुराई करते हैं कि सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट दिखता है, दूसरा नहीं दिखता। मैं दूसरे खेल वालों को बोलता हूँ, भाई तुम कितना दिखते हो? तुम जितना ज्यादा दिखोगे तभी तो लोग तुम्हें जानेंगे ना। अब क्रिकेट, अब आईपीएल शुरू हो रहे हैं, पहले कुछ और हो रहा था, अब आईपीएल खत्म होने के बाद कुछ और हो जाएगा। बॉक्सिंग का क्या हो रहा है? मैंने नवंबर में फाइट की थी, अब मेरी अगली फाइट का नहीं पता है। मैंने नवंबर में फाइट की थी, जनवरी में कोई और बड़ी फाइट कर रहा था, निशान देव अपना ओलंपिक भी खेला था, उसने एक फाइट की थी, बहुत लोगों को पता भी नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसे हर दूसरे महीने में कोई बड़ी बड़ी फाइट कर रहा है, या कोई इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग की बात कर रहा है, तो बॉक्सिंग ग्रो होगी ना। सब बच्चे चाहेंगे अपने देश की कि उनको बॉक्सिंग करनी है। मैं बताऊं आपको, मैं ये चाहता हूँ जैसे यूएस में बॉक्सिंग है ना, वैसे इंडिया में बॉक्सिंग। यूएस में बॉक्सिंग के बारे में सबको पता है। सबको वो क्यों पता है? क्योंकि वहां के जो टीन एज वाले बच्चे हैं वो बॉक्सिंग को फॉलो करते हैं, क्योंकि बॉक्सिंग वहां पे इतनी ज्यादा दिखती है। अगर यूएस में टीन एज वाले बॉक्सिंग को इतना ज्यादा देख रहे हैं, तो हमारी टीन एज वाले इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं, तो हमारी टीन एज वाले इन्फ्लुएंसर को देखते देखते बॉक्सिंग को सीखें। इसलिए मैं इन्फ्लुएंसर्स बॉक्सिंग करें, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा देश भी यूएसए की तरह हो। आपको मैं बताता हूँ एक एग्जांपल, 2016 की बात है। कनेलो की और आमिर खान की फाइट होने वाली, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, लॉस वेगस में। लॉस वेगस में मैं फाइट देखने के लिए गया, मैं न्यूयॉर्क से लॉस वेगस गया। लॉस वेगस से मैं टैक्सी में बैठा होटल तक, टैक्सी वाले को भी पता था कल कौन जीतने वाला है। मैंने बोला तेरे को कैसे पता? उसने बोला यार आमिर खान वेट गेन करके आया है, कनेलो ने थोड़ा सा कम किया है, उसमें पावर ज्यादा है, इसकी पावर कम है, उसमें स्पीड भी है, आमिर खान में स्पीड है, पावर नहीं है। तो वहां पे एक टैक्सी वाले को भी पता था। मैं चाहता हूँ ऐसा कल्चर इंडिया में है, कल को नीरज लड़ रहा है या निशान देव लड़ रहा है, तो हर बच्चे को पता हो ये कौन से वेट में लड़ रहा है, इसकी स्किल कैसी है।
तो उसके लिए मैं इन्फ्लुएंसर्स को बॉक्सिंग में घुसा रहा हूँ। और ये चीज ना तो इन्फ्लुएंसर्स को समझ में आ रही है और ना ही चीजें मेरे बॉक्सिंग ना बॉक्सिंग वालों को समझ में आ रही है कि तुम बॉक्सिंग वालों भी इन्फ्लुएंसरों से लड़ो ताकि बॉक्सिंग की और ज्यादा बात हो। तुम मुझे टारगेट मत करो, मेरे तक तो तुम लोग कभी भी नहीं आओगे, लेकिन मेरे साथ आओगे तो हम पूरी इंडिया की बॉक्सिंग को ऊपर लेके जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा किया आपने एक्सप्लेन करके, क्योंकि मैं जितने भी कमेंट्स देख रही थी, आधे लोगों को ये भी नहीं पता कि आप प्रोफेशनल बॉक्सर हो। उनको यही लग रहा है आप एक इन्फ्लुएंसर हो जो बस बॉक्सिंग सीख के आ गया और बस चैलेंज कर रहा है क्योंकि उसको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। तो मेरे दिमाग में वही आ रहा था कि यार कि क्या मतलब फॉलोअर्स कहाँ बढ़ते हैं ऐसी चीजों से तो फॉलोअर्स बढ़ते नहीं, ऐसे से तो घटते हैं। ऐसे काम करने से तो जिनकी कट्टर फैन फॉलोइंग है उनको अगर हम करेंगे तो उनसे फॉलोवर घटते हैं। लेकिन हु केयर्स, मेरे को बॉक्सिंग को बढ़ाना है, मेरे को फॉलोवर से मतलब नहीं है। आपने एक अलग ये वाला जो तरीका सोचा है, ये मतलब मैं आपकी जो अब आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया तो ये समझ आ रहा है। मुझे लगता है कि अब जिनको नहीं समझ आ रहा होगा उनको भी समझ आएगा, क्योंकि जैसे अब आप समझेंगे। अभिषेक की बात करी तो अभिषेक की फैन फॉलोइंग है, ज्यादातर बच्चे ही उसको फॉलो करते हैं और बहुत तो वैसा आदमी अगर बॉक्सिंग करेगा तो वो जो बच्चे हैं ना सिर्फ जो टीवी देख रहे हैं वो शाम को ग्राउंड में जाने की सोचेंगे। उनकी सबका ना क्या बोलते हैं, उन सबकी लगाम फुकरा इंसान के पास, उन बच्चों की, कि उनको किस तरफ डाइवर्ट करना है। हेल्थ रहो तुम, अच्छी बात है तुम क्रिकेट खेल रहे हो, बट मेरी सोच यूएस वालों जैसी है। मेरी सोच है कि मैं इंडिया की बॉक्सिंग को यूएस जैसी बॉक्सिंग बनाऊं, तो मुझे उसमें इन सब की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। अब वो कैसे मर्जी हो, वो लड़े ना लड़े, या वो कैसे भी बॉक्सिंग सीखते वो वीडियोस डाले, तो उनको देख के 4 आदमी भी करेंगे बहुत है। अब जैसे WWE का एग्जांपल ले लें तो WWE इंडिया में बहुत फेमस है और मैंने भी खुद ने भी देखा है। मतलब मैं कहती हूँ जितने लोग अगर हमें अभी देख रहे हैं उनमें से कितने ही लोगों ने WWE अभी भी फॉलो कर रहे होंगे। तो वही सेम चीज अगर मैं आपके पर्सपेक्टिव से देखूं तो आप भी कहीं ना कहीं ऐसा कल्चर बनाना चाहते हो कि जैसे आप WWE को इतना सपोर्ट कर रहे हो, वैसे ही मैं एक इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग के थ्रू बॉक्सिंग का कल्चर जो है इंडिया में फैलाना चाहता हूँ। तो वो जो पर्सपेक्टिव था वो मुझे काफी अच्छा लगा। और जैसे आप वीडियोस में बिल्कुल क्लियर बोलते हो कि मेरे को बॉक्सिंग आती है, मुझे बॉक्सिंग को प्रमोट करना है, तो मैं वही करूंगा, मैं दूसरे खेल को क्यों करूंगा। हाँ, जैसे आपने टैक्सी वाला एग्जाम्पल दिया, तो इंडिया में है, इंडिया में भी आप कहीं पे भी चले जाओ, कैब में बैठ जाओ, अगर क्रिकेट के बारे में सब बता, हाँ सब पता है। वहां पे ना बड़ी स्क्रीन पे क्रिकेट चल रहा होगा, अब जैसे आईपीएल चल रहा होगा, कहीं पे लोग बियर पी रहे होंगे और क्रिकेट देख रहे होंगे। मैं चाहता हूँ ऐसे बॉक्सिंग देखें लोग। इंडिया में ना एक थॉट प्रोसेस ऐसा भी है कि अब आपने इन्फ्लुएंसर को दे दिया ना चैलेंज कि आ जाओ। क्रिकेट में क्या है कि चलो ठीक है, कोई कैसी बॉलिंग करवा दे, इतनी फास्ट भी बॉलिंग नहीं करवाया कुछ। बॉक्सिंग में सबका माइंडसेट ऐसे है कि एक पंच लग गया तो उनका तो खत्म फिर। नहीं, मैं वही चीजें तो बताना चाह रहा हूँ ना, मैं वही चीजें तो बताना चाह रहा हूँ। जब हम जो कोई चीज करेंगे, अब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कैमरा चलाना बचपन से थोड़ी ना सीख के आए थे, उन्होंने सीखा है। ऐसे बॉक्सिंग भी सीख जाएंगे, 1 साल करो, 2 साल करो, 3 साल करो, तो मैं गेम को देख छोड़ दो। मैं सही बता रहा हूँ, समय ने उसकी चेस को बहुत ऊपर लेके आया। चेस को कोई भी नहीं पूछ रहा था, समय ने कितना अच्छा काम किया। तो मैं भी वही चीज करना चाह रहा हूँ। अब उसमें हेट मिलती रहे, बट मेरा कर्म है बॉक्सिंग को ग्रो कराना, वो मेरा कर्म है। मुझे तो लगता है कि ये पलटने वाला है कुछ टाइम में। देखना ये जो नेगेटिव है ये चीजें पॉजिटिव होंगी, क्योंकि अब वो जो जेक पॉल, उसी का एग्जांपल अगर ले लें तो उनका भी जो पूरा हिस्ट्री देखे तो उनका भी ऐसे ही रहा है। उनको, मेरे को नहीं लगता उनको पॉजिटिव शुरू से बोला जाता था, नेगेटिव ही उनको आता था ऑडियंस का कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हाँ, और मैं ये बताऊं, नेगेटिव भी अगर मैं नेगेटिव की परसेंटेज निकालूं तो नेगेटिव भी वो कुछ कट्टर लोग हैं, उन लोगों को नॉलेज भी नहीं है कि हम बात क्या कर रहे हैं। अभी एक अपना ना, एक रशिया में डॉक्टर है, वो पढ़ता है, वो ना UFC दोस्त के नाम से उसका चैनल है। अच्छा। हाँ, UFC दोस्त के नाम से उसने भी कल वीडियो डाली हुई थी, उसने मुझे भी भेजी हुई थी। उसने बहुत अच्छे से बताया है, जो मैं बात बता रहा हूँ उसने बहुत शॉर्ट में बताई है कि हम बॉक्सिंग के कल्चर को बढ़ाना चाह रहे हैं। और कोई इन्फ्लुएंसर आएगा, मैं सही बता रहा हूँ, अब मैं किसी इंडियन बॉक्सर के साथ लड़ूं तो कौन कौन देखने आएगा? सिर्फ जो मेरे लोग हैं, जो मुझे जानते हैं, वो देखने आएंगे। और उसके बाद वो बोलेंगे नीरज तो इतना तगड़ा था, एक नए बॉक्सर के साथ लड़ लिया। फिर जो नेगेटिव बोलने वाले वो ये बोलेंगे। वही मैं एक इन्फ्लुएंसर के साथ लड़ रहा हूँ तो उसके फॉलोइंग भी आएगी, उसको देखने भी आएंगे। वो कुछ उससे कटने वाले भी लोग आएंगे। कहीं पे इन्फ्लुएंसर ने मुझे मुक्का मारा तो जो उसके फैंस हैं वो खुश होंगे, मैंने उसको मारा तो जो उसके खिलाफ हैं वो लोग खुश होंगे। अब मैं बॉक्सर के साथ लड़के कितनी टिकट बेच लूंगा? मुझे 20 साल हो गए हैं बॉक्सिंग करते हुए। मैंने अमेचर में अच्छा खेला, मैं इंडिया टीम में 7-8 साल रहा हूँ, प्रो में मैं इतना ज्यादा कर रहा हूँ। मैं इंडिया में कितना ही खेल लूंगा। अब मुझे यहाँ पे जो आने वाले यूथ है उनके लिए मेरे को सारा काम करना है। ग्लोबल लेवल पे आपको ये इन लोगों को वहां लेके जाना। मैं बताता हूँ, जो वर्ल्ड के टॉप प्रमोटर्स हैं
टॉप रैंक है, उसके साथ मैंने काम किया है ना। एडी हर्न है, उसके साथ मैंने काम किया। फ्रैंक वॉरेन है, उसके साथ मैंने काम किया है। अभी मैं एमवीपी के साथ काम कर रहा हूँ। नेटफ्लिक्स पे मैं आ गया, एक डजन है, बहुत बड़ा चैनल है जिसपे बॉक्सिंग दिखती है, उस पे मैं आ चुका हूँ, उसके साथ मैं काम कर चुका हूँ, तो और क्या ही करूंगा। इंडिया में एक बॉक्सिंग लीग शुरू करवाया था 2017 में, उसमें जितने बॉक्सर्स को मैंने खिलाया था उसको सारे सारे मेरे थे, मतलब मैंने उनको गाइड किया था। सुपर बॉक्सिंग लीग के नाम से था, मैंने उनको गाइड किया था कि इनको खिलाओ। तो अब जैसे आईपीएल है फॉर एग्जांपल, जब आईपीएल शुरू हुआ था तो आईपीएल को भी हेट करने वाले बहुत है और पॉजिटिव यस तो है यस ही। यस। बट आईपीएल का एक मेन मकसद ये भी था कि जो यंग क्रिकेटर्स हैं, जो यंग खिलाड़ी हैं, उनको एक लाइमलाइट मिल सके और वहां से उनको इंडियन टीम में जगह मिल पाए। यस तो काइंड ऑफ आपका भी एक थॉट प्रोसेस वैसा ही है कि मुझे भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है जहां से बॉक्सिंग ओवरऑल इंडिया में प्रमोट हो यस यस। सके। पर मेरे को तो ये जेबी बॉक्सिंग के बारे में बात हो रही है। अब जैसे अब कोई ओलंपिक खेलने जाता है तभी बात होगी बॉक्सिंग हाँ। की, वो भी जो बॉक्सिंग वो लोग बात करेंगे जो ओलंपिक्स को फॉलो कर रहे हैं, उसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। हम ऐसी चीजें करेंगे तो या फिर जब तक बायोपिक नहीं बन जाती किसी खिलाड़ी पे, या जब हाँ, तक उसकी वैसे बड़े लेवल पे, अभी बाद जो चैंपियन आई थी, हाँ, तुम बताइए किसको पता था उनके बारे, मुरली कांत जी के उनके बारे बारे में किसी को नहीं पता था। अब जैसे पान सिंह तोमर आई थी, है में? ना, हाँ। लेकिन पान सिंह तोमर आ गई, उनको पान सिंह तोमर के बारे में पता चल गया। अब जो वो इवेंट करते थे वो ट्रिपल चेस थी। ट्रिपल चेस होती है ना इसमें, एथलेटिक्स ट्रैक में, हाँ। तो ट्रिपल चेस के बारे में कितने लोगों को पता है? आज भी कौन देख रहा है ट्रिपल चेस को? कोई भी नहीं देख रहा। तो मैं चाहता हूँ कि बायोपिक वगैरह तो एक आदमी के ऊपर बनेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। वो कल्चर कब बनेगा? जब हर आदमी उसके बारे में बात करेगा, जब हर आदमी उसकी चीज के लिए क्रेजी होगा कि मुझे भी यार दो मुक्के तो मार के देखने हैं। अब जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं या जो भी बोल रहे हैं ना, उन सबको एक बात कहूंगा मैं, आर्मी की एनडीए के बारे में ज्यादातर सब लोगों को पता होगा, एनडीए में जितने भी ऑफिसर बनते हैं सबके लिए बॉक्सिंग कंपलसरी है। अच्छा। आप पुणे में जाओ, एनडीए का जो भी है, हर एक ऑफिसर को बॉक्सिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो थोड़ी करे चाहे ज्यादा करे। तो वो कल्चर है आर्मी का। तो मैं उस कल्चर के लिए कह रहा हूँ कि हर इन्फ्लुएंसर थोड़ी थोड़ी बॉक्सिंग तो करे। तुम लोग भी एक तरह से आर्मी वाला काम कर रहे हो, क्योंकि तुम लोग इन्फ्लुएंस करते हो बच्चों को कि वो लोग तुम्हारे जैसे बने बड़े होके। तो तुम एक आर्मी वाला काम कर रहे हो, तुम लोग भी अफसर्स की तरह, जैसे हर अफसर को बॉक्सिंग करनी ही पड़ती है स्टार्टिंग के उनके 4 साल जो होते हैं उसमें, तो तुम भी उतनी बॉक्सिंग तो करो। समझिए। तो अब अगर मैं आप पे आऊं तो 14-15 साल के उस नीरज ने सोचा था कि बॉक्सिंग में इतना सब कुछ बड़ा वो कर लेगा एक दिन? नहीं नहीं। नहीं। क्योंकि आपके मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें आप कह रहे थे कि जब मैं फाइट करता था तो नहीं आते थे लोग, नहीं आते थे, और अभी जब नेटफ्लिक्स पे 90,000 से ज्यादा की ऑडियंस, क्रैश हो गए, नेटफ्लिक्स क्रैश। तो मतलब थोड़ी देर के लिए आप सिंक किया आपने ऐसे पर्सनली, आप बैठे थोड़ी देर सोचते हो कि कहाँ से कहाँ नहीं, मैं जब सोचता हूँ तो आगे की सोचता हूँ आए? पीछे की भूल जाता नहीं, हूँ। पीछे की नहीं, मतलब एक खुद के लिए एक पॉजिटिविटी की, यार जो मैं कर रहा हूँ, एक होता है ना कि खुद से भी हम महसूस तो करते ही हैं, या फिर आप करते ही नहीं, आप बस करते रहते हो, मैं करता ही रहता हूँ ये, मतलब रुकते ही नहीं हो ना। हाँ, मतलब अब क्या करना है, अब क्या करना है? अब क्या करना तो है। अभी आपका मेन गोल, अभी मैं पूछूं, तब तो आपका सपना ये जब 14-15 साल की थी कि मुझे नेशनल खेलना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, इतना 20 साल हो गए बॉक्सिंग करते हो, तो अब आपका क्या सपना है? अभी गोल है कोई एक? बॉक्सिंग कल्चर बस बॉक्सिंग कल्चर। हर स्कूल में, हर हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में बॉक्सिंग के बारे में बात हो रही है। ये आपका अभी गोल है? हाँ, और हर गांव में, जैसे हरियाणा में हर जगह स्टेडियम बन रहे हैं, हर गांव का बच्चा ये चाहे कि उसे भी बॉक्सिंग करनी है, और उस गांव का सरपंच ढूंढे कि कोई बॉक्सिंग का कोई कोच मिल जाए। ऐसे जैसे सर्च के लिए निकलते हैं ना, ऐसे बॉक्सर्स के लिए निकला जाए। तो यही गोल है मेरा। तो ये गोल है आपका। यस अब आप बोलते हो कि आपके जो कजन्स थे उनके बीच आप थोड़े दुबले पतले थे, यस। और आप आज क्रिकेट की खेलते थे। दुबला पतला है, वो मोटे हो गए हैं सारे। चलो, पर एक स्ट्रांग वाली चीज थी कि आपको, मतलब आप बोलते हो कि मुझे जब क्रिकेट खेलते थे तो मुझे बैट नहीं देते थे, तो आपकी वो एक स्टोरी है कि, पर फिर भी उस स्टोरी में मुझे डॉट्स नहीं मिले कि अब वो क्रिकेट के बजाय इतने सारे खेल थे। हाँ। तो फिर बॉक्सिंग ही कैसे? वो आर्मी स्कूल में? नहीं, देखो क्रिकेट उन्होंने कभी बैट पकड़ाया नहीं, मुझे क्रिकेट कभी खेलना नहीं आया। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद फिर मैं दूसरी चीजों में घुस गया तगड़ा होने के लिए। फिर मेरे को क्रिकेट में मजा आना बंद हो गया कि अब पहले भी नहीं बारी मिलती, मतलब उसके बाद वो मैं भूल ही गया कि मुझे क्रिकेट बैट के लिए सब कुछ था। फिर उसके बाद हम जब आर्मी हॉस्टल में थे, वहां पे बच्चे क्रिकेट खेलते थे, मेरा कभी उस तरफ फोकस गया ही नहीं कि मुझे आप क्या क्रिकेट करते देखना थे है। तगड़े होने के लिए?
मैं लड़ाई करवाता था बच्चों के बड़े रूम में, फाइट क्लब चलवा रखा था मैं 18 नंबर रूम। बॉक्सिंग की रेसलिंग या क्या? कुछ भी लड़ो, जो 2 बच्चों की हॉस्टल में लड़ाई होगी वो मेरे कमरे में आएंगे, हाँ। संडे का टाइम होता था, और उनकी घर फाइट रहेगी, मेरे कमरे में आराम से बैठ कर मजे लेंगे। आप सिर्फ देखते थे? मैं सिर्फ देखता था। तो उन किसी को किस दिन को लग जाए कुछ? ये सारे सारे स्पोर्ट्स पर्सन थे ना वहाँ पे, एथलेटिक्स के थे, वेट लिफ्टिंग के थे, बॉक्सिंग के थे, आर्चरी के थे। आर्चरी वाले किसी से लड़ते नहीं थे। एथलेटिक्स वाला एक बारी मेरे साथ लड़ा था, उसको मैंने वहाँ पे एक टीवी रूम था उसमें बंद करके मैंने उसको मारा था, क्योंकि वो भाग जाते हैं ना, तो मैंने बोला बेटे आप भाग दो। मैंने अंदर से लोग लगा दिया उसका। तो एथलेटिक्स और आर्चरी वाले वैसे किसी से ज्यादा लड़ते नहीं थे। रेसलिंग वालों की और बॉक्सिंग वालों की, और ज्यादातर बॉक्सिंग वालों की आपस में लड़ाई होती थी। उनकी अपना कमरे में हमने गद्दे बिछाए हुए थे नीचे, वहां करा। तो आपने इतने सारे स्पोर्ट्स तो मुझे गिनवा दी कि इतने सारे स्पोर्ट्स वाले वहां लोग थे, तो आपने फिर बॉक्सिंग ही क्यों चुना? मतलब बॉक्सिंग में आपको ज्यादा मजा आया? हाँ मैं एथलेटिक्स में ही बहुत अच्छा था। वही मैं बोल रही हूँ हाँ कि किसी और में भी अच्छे हो गया, हाँ, वैसा नहीं नहीं मैं पता। एथलेटिक्स में बहुत अच्छा था, मेरी लॉन्ग रनिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी। हाँ बहुत अच्छी थी मेरी लॉन्ग रनिंग। पर उसमें पता नहीं मुझे यहीं पे इंटरेस्ट रहा कि ये चीज आसान है, उसमें क्या भागता रहूंगा मैं पूरा पूरा दिन। अच्छा, हाँ पर मुश्किल है बहुत अच्छी। एथलेटिक्स बहुत मुश्किल है और मुझे बॉक्सिंग आसान लगने लगी। पर है नहीं है आसानी, तो आप बोल रहे हो। हाँ मतलब लगने लगी वो मुझे, क्योंकि पता नहीं क्या था, कैसे कैसे मतलब मुझे लड़ाई झगड़े भी पसंद थे शायद, इसलिए मुझे बॉक्सिंग हम्म। बॉक्सिंग करने लग गया मैं, कुछ तो था। तो फिर बॉक्सिंग एक वो बन गया। तो फिर वो पहला क्या था कि घर पे कब बताया या उनको कब पता चला कि ये बॉक्सिंग करने लग गया? नहीं शुरू से पता है मेरे घर वालों को बॉक्सिंग कर तो रहा है। अब जैसे अब आप ये कल्चर की बात करें बॉक्सिंग, तो एक हमारे जो पेरेंट्स भी हैं, तो हमारा एक इंडिया में जो कल्चर है उसमें भी कोई हाँ अलग नहीं मना करता मना कि मना कर देते, मना यहाँ कर बाहर देते। जाओ क्रिकेट खेल लो, बाहर हाँ जाओ क्रिकेट खेल लो, कोई नहीं बोलेगा बॉक्सिंग कर लो। हाँ वो करवाना है, वही करवाना है मुझे, वही करवाना है। जरा सी अगर खरोंच लग जाए तो आज भी जो मम्मी है वो तो हाँ, यही बोलते हैं बोलती हैं। लेकिन बॉक्सिंग मतलब मुझे लगता है कि बॉक्सिंग तो बहुत सेफ्टी का खेल है, ग्लव्स होते हैं ना किसी सामने वाले के, हमारे कुछ ज्यादा होता नहीं, स्वेलिंग होती है, कट कुट लग जाए कट ठीक हो जाते हैं। अच्छा, हाँ बट अगर यही अब आप 14-15 साल के जब आपने शुरू किया था, तो हम्म। आपके पेरेंट्स ऐसे थोड़े मान गए होंगे एक आध कट वगैरह देख के आपका नहीं स्वेलिंग? मानते तो नहीं थे, मानते तो नहीं थे। मेरी मम्मी बोलती रहती है मेरे को कि बॉक्सिंग नहीं करनी, के खेल पकड़ लिया, के खेल पकड़ लिया, बट मैं रुका ही नहीं, मैं फिर स्टेडियम चला जाता था। और दिन कोई खास ज्यादा मेजर चोट लगी भी नहीं मुझे। हाँ ये है कि छोटी मोटी सी इंजरी हुई, जैसे मेरा एंकल ट्विस्ट हो जाता था, स्वेलिंग हो जाती थी, है ना, एंकल ही याद है मुझे, तो उसके अलावा कोई ऐसी मेजर इंजरी भी नहीं हुई कि जिससे मुझे बोल दे कि नहीं अब मत खेल तू। अच्छा, ऐसा हुआ। तो आपने थोड़ा सेफ भी खेला। अब वो मतलब बॉक्सिंग मुझे थोड़ी लगता है सेफ आपने ही आधी है। चीजें बताई ही नहीं, या तो घर पे छुपाई कि हाँ बहुत सारी चीजें छुपाते, मतलब मैं कैसे बताऊँ, मतलब मैं उल्टे काम बहुत करते थे। लाइक अभी तो भीड़ का पता है क्या होती है, वो पीले रंग की जो काटती है, काट के अच्छा शायद हाँ ठीक है, मैंने मधुमक्खी। कल परसों भी पकड़ी थी, वीडियो दिखाऊंगा, मार के उसको अपने दोस्त के उसके, उसको बोला पहले इसको लगा देता हूँ उसको, वो इसके भी सूझ सूझ जाएगा, मेरे को पता है कि उसका भीड़ का कांटा कैसे निकलता है। तो ऐसे ऐसे काम मैंने बहुत किए, भीड़ का छत्ता लगा उसके मार दिया, मधुमक्खी का छत्ता उसके मार दिया, कुछ भी छेड़ के भाग गया, है ना। तो ऐसे काम करते करते ना मेरे को बहुत बारी गहरी चोट भी लगी है। फिर मैं छुपा लेता था, घर पे नहीं बताता था, कि मुझे पता घर पे बताऊंगा तो पिटूंगा, तो इसलिए मैं छुपा लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर आपको बॉक्सिंग कल्चर लाना है, तो एक वो जो हमारा जो एक पेरेंटिंग करने का तरीका है वो भी तो बदलना पड़ेगा इंडिया ये में। पेरेंटिंग का मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर हम यूएस की तरह सोचने लग जाएंगे ना, तो वहां के भी तो पेरेंट्स हैं। मैंने भारती को बोला था, भारती बोल रही थी ना कि मैं अपने बच्चे को गोला को कैसे कराऊंगी बॉक्सिंग, मैंने बोला यूएस वाली मम्मी कैसे करा लेती हैं, बस वहां पे फर्क इतना है कि वो अपने बच्चों को ना, हाँ ज्यादा अटैच नहीं रखते, और उनको पता होता है, वो थोड़े उनकी सोच वैसी है। हम भी बच्चों को अगर पकड़ के रखेंगे तो शायद हम उनको ना हर चीज का डर बताते रहेंगे। मुझे लगता है कि हमें सिर्फ ये अच्छा है ये बुरा है ये बता देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना, हाँ इमोशनली ज्यादा नहीं हाँ होना चाहिए। इमोशनल तो सब होते हैं, सबको पता है हमारे बच्चे हैं ना, तो बट इतना ज्यादा भी इमोशनल अटैच मत हो कि उसको उसको हम लोग ना ऐसा कर दें कि वो अपने आप को भी कुछ कर ही ना पाए। आज मैं पॉडकास्ट दे रहा हूँ, आप पॉडकास्ट ले रहे हो, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं अपनी पेरेंटिंग में कुछ तो रहा होगा कि इन्वॉल्वमेंट उन्होंने कितनी ज्यादा है कितनी कम की होगी, जिसकी वजह से हम यहाँ पे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आज भी, मतलब वो सब कुछ अपने मम्मी पापा से पूछ के करते हैं। मुझे लगता है कि जिसको गलत होना है वो गलत होएगा, जिसको सही होना सही होएगा। किसी को ज्यादा पकड़ के हम कुछ भी नहीं करवा सकते हैं। हम इंसान हैं, हम जानवर थोड़ी ना हमें बांध के रखा जाए।
और मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है कि ये कि बोला जाता है ना कि अरे इसके पेरेंट्स के संस्कार, ये वो चीजें, कुछ पर्सनल भी चीजें होती हैं, खुद की बुद्धि भी होती खुद है। की बुद्धि होती है। जिसको भ्रष्ट होना होता है वो वैसे ही भ्रष्ट कर लेता है बुद्धि। मैं इसका सिर्फ एक ही उदाहरण दूंगा। जैसे एक बच्चे के एक माँ बाप से 3-4 बच्चे या 2 बच्चे या 1 बच्चा ऐसे होता है ना, बट दूध है ना, दूध से पनीर भी बनता है, दूध से मक्खन भी बनता है, दूध से लस्सी बनती है, दूध से दही भी बनती है ना, दूध से पनीर भी निकलता है, और दूध से पता नहीं क्या क्या चीजें बनती है। 5-6 चीज तो मुझे पता है। अभी 5-6 चीज की तासीर बिल्कुल अलग है। लाइक लस्सी में बिल्कुल भी फैट नहीं होगा, क्योंकि फैट निकल जाता है। मक्खन में फैट होगा, एनर्जी भी होगी। फिर मक्खन से घी बनता है, अब मक्खन में जो चीज होंगी वो पानी से उड़ जाता है, और घी बच जाता है, प्योर फैट बच जाता है, हेल्दी फैट बन जाता है ना। और उसके बाद दही है ना, योगर्ट, तो उसमें फैट भी है, उसमें लस्सी वाली क्वालिटी भी है। एक सिंपल दूध है, उसमें सब कुछ है, मतलब एक दूध से कितनी सारी चीजें बनी है। तो ऐसे ही अगर हम सोचेंगे कि जो आपने बात की है ना, कि जो पेरेंट्स जो सिखाएंगे, क्या बोल रहे थे उनका संस्कार, हाँ, उनके संस्कार, तो मुझे नहीं लगता कि वो बच्चों में भी जाएंगे। बच्चे सब अलग अलग तरीके के पैदा होंगे। दूध का एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट है किसी भी परिवार के लिए। सबकी गुणवत्ता अलग अलग होगी, बिल्कुल सही। और खुद तो कुछ तो हम खुद से क्रिएट करते हैं हाँ, वो अपनी, खुद से करते हैं ना। अब सही दही करते हैं। दही बनाने के लिए हम कुछ और चीज डालेंगे उसमें, सही। लस्सी बनाने के लिए हम कुछ और चीज, उसको मशीन चलेगी, उसमें मक्खन ऊपर ये निकल कहाँ जाएगा। का है एग्जाम्पल? बड़ा ऐसे यूनिक सा एग्जाम्पल आपने पहले भी कहीं दिया कि अभी नहीं, बैठे कहीं दिया, बैठे 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 बन गए तो। ये काफी क्रिएटिव हो गया। मतलब मैं अभी यही सोच रही हूँ कि ये बना कैसे, बिल्कुल सही नहीं, बात वो है। बोलता है ना किसी कुल का कोई, अब जैसे हिरण्यकश्यप का लड़का कौन था? प्रहलाद, है ना। प्रहलाद। लेकिन प्रहलाद नहीं, अपने पिताजी का, उसकी सोच अलग थी, उसकी अलग थी, है ना। अब रावण के ही वहां पे पैदा हुआ विभीषण, और विभीषण को कई लोग गलत भी ठहराते हैं कि उसने राम का साथ क्यों दिया। लेकिन मैं उन लोगों को बोल दूंगा, उसने भाई को छोड़ के धर्म को पकड़ा। धर्म ही सबसे बड़ा, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। तो मुझे लगता है विभीषण ने बिल्कुल ठीक किया। अब बहुत सारे लोग जो फैमिली वाले काम में घुसा देते हैं, यारी दोस्ती में घुसा देते हैं ना, वो विभीषण को गलत ठहरा देते हैं कि उसको रावण का साथ देना चाहिए था। उसको रावण का साथ तो वो तब देता ना, उसको लगता है कि उसका भाई धर्म के लिए लड़ रहा है, उसके भाई ने सही काम किया है। अब विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम ठीक है और मेरे भाई ने काम गलत किया, तो वो धर्म का साथ देगा। तो मेरे लिए श्रेष्ठ श्रेष्ठ इंसान वही है जो धर्म का साथ दे, जो सही का साथ दे। तो यही है, मतलब जो मैंने दूध वाली बात दी ना, तो इसी करके सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है। हाँ, तो अभी अगर मैं बात करूँ धर्म और कर्म वाली, तो आप डेस्टिनी पे बिलीव करते हो कि सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, किस्मत में जो है वही मिलेगा। बट मुझे लगता है हम कर्म से उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कर्म वाला एक एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 साल के बाद मुझे कोई फिल्म मिलने वाली है, ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ, बड़ी फिल्म मिलने वाली है। बट मैं ये सोच के कि 2 साल के बाद मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमें किस्मत का कुछ नहीं पता कहाँ लेके जाएगी। और आज से मैं वर्कआउट वगैरह सारी चीजें मैं बंद कर दी, ठीक है। मैं मोटा हो जाऊं, मेरे पेट निकल जाए, मेरे घुटने का ऑपरेशन हो जाए, सब हो जाए, मतलब मेरी किस्मत में लिखा हुआ था मुझे वो फिल्म मिलनी है। अब मैं फिल्म में अच्छा काम ही नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ माई बॉडी, क्योंकि मैंने मेहनत की नहीं, मैंने अपना कर्म किया ही नहीं। जो मेरा कर्म है मुझे वो तो करना पड़ेगा ना। अब जो आपको नेटफ्लिक्स वाली फाइट है, ये मेरी किस्मत में थी। मेरी किस्मत में थी कि मुझे टाइसन के कार्ड में खेलना है। नहीं तो 58 साल का किसी ने सोचा था टाइसन उसमें आएगा? वो मेरी वजह से आया, क्योंकि मैं टाइसन को इतना ज्यादा पसंद करता था। अब उससे 2 साल पहले, 1 साल पहले 2023 में मेरी एक वर्ल्ड चैंपियन के साथ फाइट हुई, होसे सपेदा, बहुत ब्रूटल बॉक्सर था, और मेरी डजन पे है वो फाइट। आज शायद यूट्यूब पे भी होगी, नीरज गोयत वर्सेस होसे सपेदा। तो जो लोग ब्ला 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 करते हैं मेरे बारे में, उन लोगों के लिए है कि वो फाइट जाके देखना कि मैं कौन हूँ। और वैसे ही उन लोगों ने कुछ ना मेरी एक एमएमए की फाइट डाल दी है, मेरे को लॉ तो लगी बड़ 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 बहुत सारी। तो मैं अकेला इंडियन बॉक्सर ऐसा हूँ जो बहुत सारे चैलेंज नहीं है। एमएमए मेरी चीज नहीं है, एमएमए मेरी चीज नहीं है। लेकिन एमएमए में जिसके साथ मैं खेला वो संदीप यादव था। संदीप यादव एशियन गेम्स खेला हुआ था 2010 की, और 11 या 12 में हमने वो एमएमए की फाइट की। वो 72 केजी था, मैं 62 केजी था, बट मैं चैलेंज से पीछे नहीं हटा। उसके पास किक्स थी, मुझे किक्स मारनी नहीं आती थी। वो जब एमएमए इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, एसएफएल के नाम से सुपर फाइट लीग आता था, हाँ, उसमें मैं गया।
और मेरे को लगा अब 2012 को ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं हुआ, कुछ और करता हूँ, एमएमए करके देखता हूँ। तो लोगों को मेरी वो चीज नहीं दिख रही भाई कितना पागल है, कुछ भी कर सकता है। मैं खेला और संदीप बोल रहा था अगर भाई तू ना गिरता, तुझे चौक ना लगती ना, मैं थक गया था, अगले राउंड में तू मुझे मार देता। अगर लोग मेरी वो फाइट देखेंगे, मुझे किक लग रही है, मैं अनकॉन्शियस हो चुका हूँ, लेकिन मैं ब्लॉक करता हूँ, मैं फिर मार देता हूँ उसको, मैं ब्लॉक करता हूँ, मैं फिर मार देता हूँ, लास्ट में किक कुक लग के मैं नीचे गिर जाता हूँ, वो चौक लगा देता है, वो फाइट खत्म हो जाती है। ऐसे ही मेरी जो लास्ट फाइट थी होसे सपेदा के साथ, ब्रूटल बॉक्सर था, पूरे 10 राउंड चली है वो फाइट, पूरे 10 राउंड वो चली है। तो उन फाइटों को देखो, उन फाइटों को देखो, उसके बाद मेरे तक पहुंचे, उसके बाद तुम बताओ कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। इसलिए मैंने उनका नाम मेंशन किया। और हम क्या बात कर रहे थे, कैसे शुरू किया था मैंने, कौन से वाला? ये मैंने होसे सपेदा वाला जो कुछ एग्जांपल दिया था ना, किसी बात के लिए मैंने ये बात शुरू की थी, अब मैं भी भूल गया वो बात, ये भूल गई। मैं भी भूल गई हाँ। क्योंकि आपने वो दो बातें एक साथ कर दी वो ना, मैं- क्योंकि मेरा एक और सवाल था, आपने वो मेरे लिए उल्टा और एक खड़ा कर दिया, बट मेरे को वो वाली बात भूल ही गई कि आपने किससे। चलो छोड़ो, नहीं वो फाइट्स के बारे में बात थी है ना, कि मतलब कि वो हम उसके बारे में बात कर रहे थे, मेरा दिमाग भी बहुत ज्यादा तेज है ना, डेस्टिनी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन मैं ट्रेनिंग करता रहा, और एकदम 1 महीना या 28 दिन पहले मेरे पास उस फाइट का ऑफर आ गया और मैंने हाँ कर दिया, ओके मैं करता हूँ। अगर मैंने ट्रेनिंग ना की होती, मेरी किस्मत में तो वो फाइट लिखी हुई थी, मुझे जाना भी पड़ता, पैसे भी अच्छे मिल रहे थे, ठीक है, लेकिन मैं करता क्या, वहां पे हार जाता, नॉकआउट हो जाता। जो लोग आज बात मार रहे हैं, संदीप यादव वाली बात इसीलिए आई मेरे बीच में, है ना, इसीलिए आई वो मेरे बीच में, कि वही वैसे ही बात करते, लेकिन मेरी किस्मत में उस वर्ल्ड चैंपियन से लड़ना था, उस किस्मत के साथ जुड़ा हुआ था कि वो वहां पे लड़ूंगा। उसके बाद 2024 के नवंबर में मेरी फाइट होगी नेटफ्लिक्स पे, वो भी मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। मैं वर्ल्ड चैंपियन से लड़ा, मैंने कंटिन्यू अपनी ट्रेनिंग रखी, और कितना गैप हो गया, 1.5 साल के गैप के बाद मुझे नेटफ्लिक्स की फाइट मिली, तो बहुत लंबा गैप था। तो अभी आपने ओलंपिक्स वाली बात की, हाँ इसमें है कि मैं भी ओलंपिक्स बहुत फॉलो करती हूँ पिछले 2 साल से, तो बहुत ज्यादा ही अच्छे से भाई के साथ ही मजा आता देखने में। तो अब मुझे एक सवाल मेरे अंदर था एज एन ऑडियंस कि 2016 रियो ओलंपिक्स में क्वालिफायर्स में ब्रॉन्ज मेडल आया, उसके बाद वो सपना टूटा। एक तो आपने बोला कि फिर उसके बाद आपने ये एमएमए में शिफ्ट किया। नहीं वो 12 की बात है, 2012 की बात है, 2012 जो वो संदीप यादव वाली मेरी फाइट है, तो 2012 की बात है। तो फिर जब वो रियो ओलंपिक्स वाला हो, क्योंकि है तो हम इंसान ही, बुरा तो लगता ही, ऐसा तो है नहीं कि तुरंत मतलब बूस्ट कर लिया अपना कॉन्फिडेंस और हो गया। अब वो वहां पे खड़े उस पोडियम में थर्ड प्राइज आया, तो उसके बाद कैसे खुद का मोराल इतना अप किया, और फिर से क्या था वो थॉट प्रोसेस? मुझे लग ही रहा था कि ना मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा 2016 के, क्योंकि 3 ही बॉक्सर क्वालिफाई हुए थे, और मेरे बारे में ना बहुत सारा न्यूज आई थी कि हमारे पास फोर्थ होप है इंडिया की, कि नीरज गोयल क्वालिफाई होगा। और मुझे उस फाइट के लिए वेट गेन करना पड़ा। मैं 64 केजी खेलता था, मैंने 69 केजी में खेला मैं, क्योंकि मेरे को हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया था 2013 में। तो मुझे उसके बाद डॉक्टर ने बोल दिया था मुझे वेट ज़्यादा कम नहीं करना, अगर मैं वेट कम करूंगा तो मुझे इंजरी बढ़ जाएगी। तो 2016 में 69 केजी में खेला, मेरा वेट चलता था 63 64। मुझे था मैं बड़े वेट में जा रहा हूँ, पर मैं पेल लूंगा इनमें। मैं फाइट जीत भी गया वहां पे 2-3, फिर मैं सेमीफाइनल में हार गया। फिर उसके बाद मेरा ब्रॉन्ज आया, इसलिए मैं क्वालिफाई नहीं हुआ, अगर सिल्वर आता तो मैं क्वालिफाई होता। उससे पहले वो 2012 की बात है, जब मैं ओलंपिक क्वालिफाइज के लिए गया ही नहीं, मेरे वेट में कोई और गया, वो क्वालिफाई हो गया। वो पहले क्वालिफाई में जय भगवान है, अपने हरियाणा पुलिस में डीएसपी अभी मेरे सीनियर है, वो क्वालिफाई हो गए। तब मैंने सोचा यार अब बॉक्सिंग तो 16 में आएगा ओलंपिक्स, तो सीधा जो हम ओलंपिक्स की बात करें, 4 साल में क्या करूंगा, इसलिए मैं एमएमए में चला गया। वो सब लोग लंदन ओलंपिक्स खेल रहे थे, मेरे को था कि कुछ और करता हूँ, मैंने वो शुरू कर दिया। फिर मुझे लगा यार एमएमए मेरे काम की चीज नहीं है, मैं वो फाइट हारा, उसके बाद एमएमए की एक फाइट जीता, तो मुझे सिर्फ ये दिखाना था कि बॉक्सिंग वाले एमएमए कर भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। और जिस मैं खेला था वो केज भी छोटी थी, मेरी जिसके साथ फाइट हुई उसका वेट भी बड़ा था, संदीप यादव 74 75 केजी 72 केजी से ऊपर था वो, मैं 62 केजी था। लंदन ओलंपिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं 60 केजी में खेलता था उस टाइम पे, और 60 केजी में ही जय भगवान क्वालिफाई हुआ था। तो तुरंत मेरा वेट कितना गेन हो जाएगा। और वो एशियन गेम्स ही मिडल वेट वगैरह में संदीप खेला था, तो वेट का 10 केजी का गैप था। लेकिन मैं फिर भी गया उस शो में, मुझे कुछ अलग कराना था। फिर 2013 से मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग शुरू कर दी, बीच बीच में मैं अमेचर भी खेलता रहता था। फिर मेरे पास 16 का ऑफर आया,
कि भाई अब मुझे लगा कि दोबारा फिर मेरे पास ओलंपिक्स का चांस आ गया और बहुत गजब आ गया कि प्रोफेशनल बॉक्सर्स को अलाउ कर दिया है और मुझे सिलेक्ट कर लिया कि मैं जाऊंगा वहां पे ओलंपिक क्वालिफाई के लिए। अब मुझे लग रहा था कि अब तो मैं लंदन रियो ओलंपिक्स खेलूंगा ही। पर वहां पे जाकर मेरी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी थी। वहां पे मेरी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी थी। मेरा एक ही हाथ चलता है, मेरा लेफ्ट चलता भी नहीं था। मतलब ये उतना ठीक हो गया था, उतना ज्यादा ठीक नहीं था। आज भी उतना ठीक नहीं है ये, मतलब इसका एंगल ही खराब हो गया। इससे ऊपर मेरा हाथ जाएगा नहीं, ये कहीं तक भी चला जाएगा ना, इससे ऊपर हाथ जाएगा नहीं मेरा। तो फिर मैं क्वालिफाई नहीं हुआ। फिर मुझे लगा यार अब तो प्रो ही करते हैं। उससे पहले मैं एक बार एशिया चैंपियन बन गया था WBC का 2015 में। मैंने तुरंत वहां से आने के बाद दोबारा फिर मैंने बोला कि मैं एक बार फिर एशिया टाइटल लड़ूंगा। फिर एक ऑस्ट्रेलियन बॉक्सर था, बहुत अच्छा बॉक्सर था वो, उसके साथ फिर मेरी फाइट हुई। फिर 17 में फिर मैंने 12 राउंड की फाइट की ये एशिया टाइटल के लिए दोबारा। वो फिलीपींस का मैनी पैक्यो बहुत तगड़ा बॉक्सर है। मैनी पैक्यो नंबर 1 था फिलीपींस का और वो नंबर 2 बॉक्सर था फिलीपींस का। उसके साथ मेरी फाइट हुई, वो भी 12 राउंड की फाइट थी। फिर मैंने सोचा यार अब प्रो ही करता हूँ बस। तो फिर आपने वो पूरा, क्योंकि मेरे दिमाग में यही था कि रियो भी हो गया, चलो आपने, मुझे ये 2012 वाला नहीं पता था कि इससे पहले भी ओलंपिक्स वाली चीज, बट फिर रियो वाला हुआ तो उसके बाद फिर कभी आया ही नहीं ओलंपिक्स का मन में या कुछ और? नहीं, क्योंकि मेरे को ये लगता था कि ना एक ओलंपिक खेलने की एक एज होती एक है। एज होती है। हाँ, और फिर ना मतलब एक एज होती है और उसके बाद ना मतलब इंडिया का जैसा प्रोसेस है, अमेचर बॉक्सिंग का जैसा प्रोसेस है, हमें कैंप में रहना पड़ेगा, ट्रेनिंग कैंप्स में इंडिया टीम में रहना पड़ेगा और वहां पे ना बहुत ज्यादा बंद के रहना पड़ता है। लाइक ट्रेनिंग सोना, ट्रेनिंग सोना खाना, यही, बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। और फिर मेरा विजन बड़ा हो गया था। 16 में जब मैं क्वालिफाई नहीं हुआ, मैं 20 के लिए भी ट्राई कर सकता था, है ना, टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। पर मेरा विजन अलग हो गया था कि एंड ऑफ द डे मुझे प्रो ही करनी है। जो यूएस की बार बार बात करता हूँ, सब लोग वहां के भी बहुत सारे बॉक्सर ओलंपिक्स खेलते हैं, ओलंपिक्स में मेडल आया ठीक है, नहीं आया तो वो उसी टाइम स्विच कर लेते हैं प्रो में, क्योंकि एक बार वो ओलंपिक्स खेले तो वो अच्छे पैसों में उनकी डील हो जाती है। तो आपने वो चीज समझी और हाँ, कि मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे प्रो को पुश करना चाहिए। आपने ना एक चाइनीज बॉक्सर को हराया था, हाँ जी। जो पहले कभी नहीं हारा था, सुकान नाम। हाँ, केंजू केंजू सुकान? सुकैन या केंजू कुछ ऐसा था। हाँ जी। तो वो आपको पता था उस पॉइंट पे कि ये कभी नहीं हारा, और आप पहले नहीं, इंडियन भी नहीं, पहले आप वो बने थे उसमें बॉक्सर जिसने उसको हराया। मैं नहीं हराया था वो, उसके बाद हारा हुआ तो पता नहीं। और वो वर्ल्ड चैंपियन था, मुझे पता भी नहीं था। नहीं पता। मेरी उसकी 6 या 8 राउंड की फाइट थी। मैं इंडिया 2014 की बात है शायद। 2014 की बात। हाँ, तो मैंने बताया ना ये सब प्रोसेस। मैं MMA मेरे दिमाग से खत्म हो गई, भाई अपने बस की बात नहीं है, प्रो ही करते हैं पूरा। MMA में लात खा के देख ली, है ना। तो मुझे लगा यार MMA में ना मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब संदीप ने बढ़िया लात मारी, लेकिन उसके बाद मैंने कम बैक करके दूसरी फाइट जीत ली। फिर भी मैं वो फाइट, दूसरी फाइट जो मैं जीता, उसमें केज बड़ी थी। मैंने फुटवर्क करके और किक एक भी नहीं मारी, मैंने सिर्फ पंचेस मारे, डिफेंस किया, उसको थका दिया मैंने। वो भी शायद बड़ी होगी, फराद था उस लड़के का नाम। फराद अच्छा MMA फाइटर है। तो मुझसे ना बॉक्सिंग ही खेलता था। तो मेरे को केज से आने के बाद ही समझ गया, जीत गया भाई, बहुत हो गया, बॉक्सिंग का नाम हो गया भाई। एक हार गया था, दूसरी जीत गया। और लोगों को, जो खिलाड़ी हैं, उनको तो पता ही था, मेरे सब वेट वगैरह का सब पता था। अब मुझे सिर्फ बॉक्सिंग करनी चाहिए, ये काम नहीं रियलाइजेशन भी हो गया कि मुझे अब सिर्फ बॉक्सिंग करनी चाहिए। तो मैंने किया कि मैं सिर्फ ट्रेनिंग करूंगा और MMA नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें इंजरी भी ज्यादा और अपने बस की बात भी नहीं है, पैर लात उठानी नहीं आती। तो फिर मैंने बोला, प्रमोटर को बोला कि मैं किसी के साथ भी फाइट कर दूं। उसने बोला चाइना में फाइट है, ऐसे है। कहाँ था उस टाइम पे गूगल कुछ सर्च करने को सौदा था ही नहीं। केंजू के साथ फाइट आ गई, सब लोग उसको कूटिंग कर रहे हैं, मैं तेल पुल के आ गया। मैंने बाद में आके जब टीवी देखे ना, चाइनीज में कुछ चल रहा था, फिर मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड भी की। पता नहीं कौन सा नोकिया का फोन था, उसमें मैंने रिकॉर्ड भी की, दिखाने के लिए लोगों को कि देखो मैंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया है। तो फिर डर नहीं लगता कि मतलब, अब चलो आपको तो पता ही था कि वो वर्ल्ड चैंपियन है, तब सब लोग वहां पे चाइना वाले थे, हूटिंग इतनी ज्यादा कर रहे थे। अब ना वो जो प्रेशर वाली जो चीज है ना, वो खत्म हो चुकी है कि कोई नेशनल चैंपियन है, इंटरनेशनल चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन है, वो चीज दिमाग से निकल गई है। उस टाइम पे भी निकल गई। बट नेटफ्लिक्स वाली तो बहुत बड़ी थी ना, कि उसमें ऑडियंस बहुत ज्यादा, तो हाँ, उस पॉइंट पे थोड़ा बहुत तो होगा फील। वो एक प्रेशर की चीज हो सकती है। लाइक मैं 90,000 गया, मतलब मैं, जो मेरे वर्ल्ड चैंपियन के साथ भी फाइट हुई थी, वो भी मेरे ख्याल से 8 से 10,000 लोगों के स्टेडियम में हुई थी, ज्यादा बड़ा स्टेडियम है। सीधा फिर डायरेक्ट 90,000 लाइव ही नेटफ्लिक्स पे, मतलब थोड़ा बहुत प्रेशर था। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं ग्रीन रूम में पहुंचा ना,
जैसे मैं तैयार हुआ मेरा करेक्टर फ्लिप हो जाता है, फिर मुझे सिर्फ रिंग दिख रही है। मैं जब गया भी मुझे ऊपर तक दिख ही नहीं रहे थे लोग कितने हैं। मैंने बाद में एक वीडियो भी बनाई हुई है, देखो इतने ऊपर तक इतने इतने लोग दिख रहे थे छोटे छोटे। फाइट के बाद जब मैं रिंग में था तो मुझे अपने आसपास वाले जो इंडियंस थे जो हुटिंग कर रहे थे मुझे सिर्फ वही लोग दिख रहे थे, ऊपर मैं कहीं देख ही नहीं रहा था। तो प्रेशर, मेरे को लगता है कि प्रेशर से खेलने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपना बेस्ट दो, अपने बेस्ट पे ध्यान दो। बाहर कौन कौन लोग हैं उनको भूल जाओ, जैसे घोड़ा होता है ना उनको भूल जाओ बाहर वालों को। जैसे घोड़ा ऐसे रखता है ना तो हमें अपने कान और आंख ऐसी रखनी चाहिए, तो प्रेशर नहीं है। ये इतने साल की मेहनत है और ये आपने मेंटली भी खुद को प्रिपेयर किया, इसलिए आप इतने आसानी से ये चीज बता रहे हो, बट इसके लिए मतलब काफी टाइम लगता है, ये आसान नहीं है। जो चीज आप जैसा बता रहे हो ना कि एक ही चीज पे फोकस करो या प्रेशर फील ना करो, ये आपकी सालों की मेहनत है वो दिखाती है। मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कि कितने साल की ये मेहनत है। अभी हमने कितने ही चीजें हैं जो मतलब मेरे को लगता है कि जिन लोगों को नहीं पता होगा ना वो अगर ये पॉडकास्ट में आपकी जितनी आपने भी बातें अब तक बताई हैं वो हैरान हो जाएंगे कि हमें पता ही नहीं है कि ये इतना सब नहीं कुछ पता, कर चुके हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब कोई एक बॉक्सर आम बॉक्सर लड़ेगा उसके बारे में कोई भी नहीं जानता होगा, वो उससे जब जुड़ेंगे, कोई इन्फ्लुएंसर जब उसके साथ लड़ेगा तो वो उसकी हिस्ट्री निकालेंगे लोग। इन्फ्लुएंसर कल्चर चल रहा है ना तो इसलिए। उसकी जब हिस्ट्री, फायदा तो है, एक इन्फ्लुएंसर के साथ मेरा एक बॉक्सर लड़ेगा उसकी हिस्ट्री उठ के आएगी। हाँ। और अगर उस बॉक्सर ने बहुत ज्यादा अच्छा किया हुआ है, फॉर एग्जांपल अपने इंडिया का एक नमन है ना, नमन कौन सबसे छोटी एज में कॉमनवेल्थ गेम्स खेला था, वो मेडल भी है उसका, उसको लोग नहीं जानते। रेलवेज में है वो, नेशनल चैंपियन भी रहा। कितने सारे बॉक्सर हैं ऐसे। अब निशान देव है, ओलंपिक्स में बहुत हाइप बन गई थी, मेरी प्रो फाइट हुई उसके बाद जनवरी में उसने, दिसंबर या जनवरी में उसने फाइट करी, उसके बारे में लोगों ने बात की, उसके 1-1.5 लाख फॉलोवर हो गए 50-60 हजार से, जबकि वो ओलंपिक खेला जब तक 50-60 हजार ही हुए मुश्किल से, लेकिन एक प्रो फाइट खेला, उसको देखने लगे लोग, मेरी वजह से कल्चर आया, उसको लोगों ने फॉलो करना शुरू किया, उसके बारे में जानना शुरू किया, ये नेशनल चैंपियन है, ये ओलंपिक भी खेला है। तो मुझे लगता है कि तभी जान, हम जब बात करेंगे, है ना, अब जानने वाली बात हुई, तो हम जब किसी चीज के बारे में बात करेंगे और जब लोग उसको सुनेंगे तभी कनेक्ट हो पाएंगे, उसके बिना कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। और वो कनेक्ट तब होंगे जब वो बड़े होंगे। बट आपने पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा एक्टिव हुए हो। ये 2 ही साल हुए, 2 साल भी हाँ, नहीं 2 हुए साल। अभी, 2 साल भी नहीं हुए अभी, 2 साल तो होने वाले नहीं हैं। हुए, नवंबर में होगी 2 साल। अच्छा, ये भी आप गिन रहे हो पूरा है। हाँ। पर जो भी है, पर सोशल मीडिया पे आपने ये शुरू किया ना, तो मुझे लगता है ये भी एक अच्छा मूव है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया चल रहा है तो आप प्रमोट भी तो वहीं से करते हो। हाँ जी, हाँ। हेट और पॉजिटिव वो अलग है। हेट और लेकिन- पॉजिटिव अलग है, जिनको पता है ना, जिनको बॉक्सिंग के बारे में पता है, जिनको मेरे बारे में पता है वो अच्छा बोलेंगे, जिनको मेरे बारे में बिल्कुल ही नहीं पता उनको कहना चाहूंगा भाई पढ़ दो एक बार जाके। यहाँ तक देख लिया होगा पॉडकास्ट तो पता लग ही गया होगा अपने आप। नहीं, पढ़ लो। मैं बॉक्सिंग के अलावा भी मैंने बहुत सारे काम किए। अभी जैसे आपकी रील्स भी बहुत ज्यादा वायरल होती रहती हैं और आपके अंदर ना एक, मुझे लगता है एक आर्टिस्ट भी है कि कहीं ना कहीं आपको चीजें बता दी जाए तो आप कैमरा पे कर लेते हो। तो मेरे पास, और आपकी जो हरियाणवी एक्सेंट और वो जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा वायरल होता है, तो मेरे पास कुछ पुराने फिल्मों के डायलॉग्स हैं, तो मैं चाहूंगी कि अगर आप उसे हरियाणवी में बोलो तो मैं आपको डायलॉग बोलूंगी, आप कैमरे पे देख के वो प्रॉपर फील लेके हरियाणवी में बोलना। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, बदलना हो तो बदल सकते, शहंशाह की जगह अपना नाम है। अच्छा, रिश्ते में तेरा बापू लागू मैं, नाम है नीरज गोयत। ये तो टैगलाइन भी बन सकती है। हर टीम में बस एक ही गुंडा हो सकता है और इस टीम का गुंडा मैं हूँ। ओके, ये फिल्म पे है किसी? हाँ, शाहरुख खान का। ओके, माफ करना शाहरुख खान जी। हाँ जी, कोई हेट देने लग जाए, मैंने फिल्म देखी होगी, मेरे को डायलॉग याद नहीं था। अच्छा, हर टीम का एक ही गुंडा होता है और हर टीम में बस एक ही गुंडा हो सकता अच्छा। है और इस टीम का गुंडा मैं हूँ। अच्छा, ये आप पे सूट कर रहा है थोड़ा सी। हर टीम का एक ही गुंडा हुआ है और इस टीम का मैं गुंडा हूँ। ओके, अब ये बड़ा ही फेमस डायलॉग है, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है संगीता। ये तो सारी, ये तो हिंदी जैसी सी बातें हैं, हरियाणवी में ऐसी होती हैं। तो पर आपका जो आप वो ही चीज है ना जो हरियाणवी अच्छा, accent सी होती है। हाँ, उसको लगता है कि नॉर्मल ज्यादा, बट वो हरियाणवी एक्सेंट पकड़ना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती हैं, होती रहती है सेनोरिटा। अच्छा, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बात होती रहे सेनोरिटा। मैं वही बोले ना, वो चीज आप नहीं फील कर सकते, वो जो सामने वाला बैठा है उसी को ही वो होगा। अभी क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ।
ओके। क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंख निकाल के, नहीं मैं दोबारा बोलता हूँ, रिंग मास्टर बोलो आप तो। हैं? आप तो रिंग मास्टर बोलो। आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ। हाँ, गोटियां खेलता हूँ। हाँ, क्या था शुरू में, क्या था? क्राइम मास्टर गोगो नाम है अच्छा, मेरा। क्राइम मास्टर, तो रिंग मास्टर बोलो, क्राइम मास्टर ही बोलता हूँ। बोलते हैं। क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंख काट कर मैं गोटी खेल रहा करूँ। क्या बात है, मतलब कि मैंने आपको सिर्फ एक डायलॉग बताया नॉर्मली, और आप ये जो एक्शन और वो चीजें आपके अपने वो अंदर से निकल गई। हाँ, तो वो सबकी थोड़ी निकलती, तो वो एक चीज आपकी उसमें भी शिनचैन दिखती की है। निकलती है। शिनचैन तो मेरे अंदर है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। तो शिनचैन, एक लास्ट डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती गई माय लॉर्ड, पर इंसाफ नहीं मिला। अब इसमें ना एक ट्विस्ट है। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आप बोल रहे थे कि अभी तो वो स्पॉन्सर बहुत आसानी से आ जाता है, अब तो कॉल आती होगी, अब आप रिजेक्ट करते होगे, नहीं नहीं देखते हैं। एक पॉइंट पे तो हमें स्पॉन्सर चाहिए थे, तब किसी ने हमें स्पॉन्सर दिए नहीं, किए नहीं। तो तारीख की जगह स्पॉन्सर बोलना, कि वो वाला नीरज बोल रहा है स्पॉन्सर, तो स्पॉन्सर नहीं नहीं, तारीख पे तारीख ही बोलेंगे, पर इंसाफ की जगह स्पॉन्सर। अच्छा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती गई माय लॉर्ड। ओके, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती गई माय लॉर्ड, पर स्पॉन्सर को नहीं मिले कभी भी। हाँ। तो अभी अगर मैं स्पॉन्सर वाली बात करूँ तो ये जो जोमेटो वाला हुआ, ये बड़ा ना रैंडम ऐसे हो गया एकदम से ऐसे। और मैं आपको बताऊं, मैंने आपकी वो क्लिप जब अपने पेरेंट्स को भी दिखाई ना, क्योंकि मेरे को वो इतनी पसंद आती ना, वो उतनी सी क्लिप जो नेटफ्लिक्स वालों ने भी डाली। अगर आप यूट्यूब पे भी डालो कि नीरज व इन कपिल शर्मा शो, इतना सा आपका कॉन्वर्सेशन डाला। हाँ, कपिल ने डाला, कपिल के उस पे दिया वो, पर नेटफ्लिक्स ने भी डाला है फिर। ओके, अच्छा। तो वो ना बड़ी रॉ कॉन्वर्सेशन हुई कि मजाक मस्ती हो रही है ना, और आपने अर्चना की जो टांग खींची ना, जब उन्होंने आपने उनकी बोला कि आप पुराने जमाने हो, वो तो अपने आप ही निकल गया मेरे को तो। मतलब आपको वो अपने आप लगता है, इतने हंसे है ना घर पे, मेरे मम्मा पापा सबको इतनी पसंद आई। तो वो इतनी रैंडम कॉन्वर्सेशन थी, और मेरे को लगता है उधर से भी आपको एक मिला होगा ना, एक ऑडियंस भी मिली होगी। मेरे को लगता है जिन लोगों को नहीं पता होगा, उनके जाके हाँ जी, वो कपिल के शो से बहुत लोग आए, आपकी वो रॉ पर्सनैलिटी बहुत पसंद की गई। हाँ जी। अब वहां पे कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि वो जोमेटो वाली वो चीज थी, वो भी बड़ी रैंडम थी, क्योंकि आप उसमें एज अ गेस्ट नहीं थे, आप एज अ मतलब आपने अपनी अपीयरेंस दिखानी थी सिर्फ, है ना। तो उसमें आपने रैंडमली बोल दिया कि अब बस जोमेटो लिखना रह गया। तो अब कई लोग बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है ये स्क्रिप्टेड है, क्योंकि इसको बोल रहा होगा कि आप जोमेटो थोड़ा सा बोल देना, क्योंकि फिर जोमेटो की हाइप हो जाएगी। तो मैं चाहूंगी कि एक बार आप वो क्लियर करो। मैंने जैसे अभी पहले बताया था कि अपनी लाइफ में कुछ भी स्क्रिप्टेड, हाँ, मैं ठीक है। तो जब ना मैं इसके पीछे स्टोरी है, इसके पीछे ना मेरा एक व्लॉग देखना कपिल शर्मा का शो का, लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। तो भाई कपड़े नहीं थे अपने पास, कपिल के शो में डालने के लिए कपड़े नहीं थे, क्या डालें क्या डालें क्या डालें, ये चला हुआ था। तो मैं ये लोग पहले आगे बॉम्बे में, पूना में ट्रेनिंग कैंप चल रहा था मेरा। स्टोरी इसलिए सुनानी पड़ेगी क्योंकि लोग तभी कनेक्ट कर पाएंगे भाई। और मेरा ब्लॉग भी जाके देख लेना, वो कपिल शर्मा वाला डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैं पूना में, मेरा ट्रेनिंग कैंप चल रहा था इस फाइट के लिए, 15 नवंबर वाली फाइट के लिए, और नेटफ्लिक्स को ये फाइट प्रमोट करनी थी। वही सोच रहे थे किसके साथ मुझे डालने, किसके साथ डालने, क्योंकि ऑलरेडी प्लान्ड था, कपिल के सब शो प्लान्ड होते हैं, लेकिन उनको मैं किसी के साथ तो डालना ही था। तो एकदम से 2-3 दिन पहले बताया कि हम ये करते हैं, सुधा मूर्ति जी आ रहे हैं, नारायण मूर्ति जी आ रहे हैं, दीपेंद्र गोयल आ रहे हैं, और उनकी वाइफ आ रही है, तो ये लोग आ रहे हैं। तो ना ठीक है, चलो देखेंगे। हम पुणे गए, फिनिक्स मॉल है, कपड़े वहां पे पसंद नहीं आए, मैंने बोला चल बॉम्बे से ले लेंगे। तो संगम है जो सारा कुछ देखता है, मेरा सोशल मीडिया वाला है ना, और वो जेंजी है, आप लोगों की उम्र वाले ना, बहुत सारे आइडियाज भी लेके आते हैं। और 2-3 जेंजी हो रहे हैं अपने पास, मेलोडी एक सिंगर, उसका भी सलमान खान की फिल्म में गाना आएगा। तो ये लोग बोलते हैं भैया बॉम्बे आ जाओ, पहली रात आ जाओ, हम दिन में शॉपिंग कर लेंगे, शाम को जाना अपने को शो में। तो बोला ठीक है भाई। मैं रात को बॉम्बे जाके सो गया, सुबह मैंने मेरे दोस्त को बोल दिया कि गाड़ी भेज देना, गाड़ी आ गई। हम पहले बैंड्रा में हमने ढूंढे कपड़े, वहां नहीं मिले। फिर उसके बाद वो व्लॉग में भी पूरा है भाई, दोपहर होगी, उठे 11 बजे, क्योंकि मैं रात को लेट पहुंचा था। तो और ये लोग तो वैसे 1 बजे उठने वाले हैं, लेकिन इनको मैंने बोल दिया था भाई 11 बजे उठ जाएंगे जब भी सारा काम होगा, क्योंकि हमारा कॉल टाइम था 4 बजे, भाई पहुंच जाओ, रेडी होते रहेंगे, शुरू हो जाएगा जिस टाइम भी होना है। फिर हम बैंड्रा में कुछ नहीं मिला, कुछ समझ में नहीं आया, फिर हम प्लेडियम गए, वो उधर वो वर्ली साइड में है ना, प्लेडियम में गए।
फिर वहां पे भाई ढूंढ रहे हैं, जा रहा है, कुछ मिल नहीं रहा। ऐसे ही मैलों ने देखा कि लाल से रंग का ये टंगा हुआ, कह रहा भैया ये अच्छा लगेगा। उससे पहले मैंने कुछ और ले लिया, ऐसे डाल के जाने वाला था मैं, कुछ भी पैंट ले ली है ना, वो ले लिया। मैंने बोला, वो कह रहा है यार इसमें मजा नहीं आ रहा, अपने को कुछ और लेना पड़ेगा। वो रेड सा दिख गया वहां पे टंगा हुआ, डेनिम सूट। ठीक है, वो ले लिया। चलो, मैंने बोला गर्मी में क्यों मारो हो, मैं कह रहा नहीं वहां पे एसी होता है चलेगा, वो ले लिया। चलो वैनिटी में पहुंच गए, कपड़े कपड़े डाल लिए, सारा कुछ कर लिया। तो ये लोग को ऑडियंस में बिठा दिया जाने से पहले, और मेरा व्लॉग चल रहा है, इस टाइम पे भी व्लॉग चल रहा है। तो मैंने वो कपड़े डाला, मैंने अपना को शीशे में देखा ना, मैं यार दीपेंद्र गोयल जोमेटो वाला है ना, मैं पता नहीं मेल्लो को बोला, पता नहीं संगम को, मैंने किसी को बोला मैं तो जोमेटो वाले हैं, मैं यार मैं भी तो जोमेटो ही लग रहा हूँ। मैंने उसी टाइम मैं भी तो जोमेटो लग रहा हूँ, कह रहा हाँ जोमेटो लग रहे हो। बस ये बात हुई, वैनिटी में बात गई, मेरे दिमाग में घुस गई ये बात कि जोमेटो वाली। अब वहां पे कुछ ना कुछ रैंडम काम चलता ही रहता है। वहां पे ऐसी बात चली, कपिल ने कुछ बोला, मुझे भी याद नहीं, कि बातें करने से स्पॉन्सर आते हैं, अब देखो मैं पूरा जोमेटो लग रहा हूँ, ऐसा है ना। तो वो मेरे दिमाग में थी बात, मतलब इसके लिए स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं था। तो ऐसे हो गया। और जैसे मैंने दीपेंद्र को बोल दिया, तो उनके भी दिमाग में आया कि नेटफ्लिक्स पे फाइटर होने वाली है। हाँ, फिर उसके बाद शो खत्म हो गया, तो मैं सबसे मिलने लगा। दीपेंद्र बोलता अपना नंबर दे दो, मैंने अपना नंबर दे दिया। उनकी मैं नाम बोल रहा हूँ उनका ना, जो सारा काम देखती है, वो भी उनके साथ ही थी, उसका भी नंबर ले लिया हमने। मेरी बात थी, अभी मेरे को दिमाग से स्किप हो रहा है नाम, है ना, सॉरी आपका नाम स्किप हो रहा। तो उनसे बात होगी, और 2-3 दिन में डील होगी। उन्होंने बोला आ जाओ, फिर मैंने भेज दिया, और मैं पुणे में ही था, उसके बाद डील डन हो गई। डील डन हो गई। हाँ। और उसमें ना बीटीएस भी डाला था नेटफ्लिक्स ने, तो उसमें बीटीएस में दिख रहा था आप और सुधा मूर्ति जी ऐसे कॉन्वर्सेशन चल अच्छा, रही वो है। डला हुआ था, मेरे को नहीं पता उसका, मैंने देखा। अब वो नहीं पता चल रहा कि क्या बात हो रही है, हाँ। बट यहाँ पर चल रहा है कि दोनों की बात हो रही है, और बड़ी अच्छे से कुछ वो आपको समझा रही है, कुछ इतनी इतनी हाँ। से। तो मैंने बात की ना उनसे, मेरे को पता था सुधा मूर्ति जी यार पद्म श्री हैं, पद्म भूषण इतनी बड़ी है ना, और उन्होंने ये इन्फोसिस बनाया, उसके बाद अपने देश में आईटी इतनी ज्यादा हुई, वो मतलब देनदार है। हाँ। तो सेम चीज मैं जो बॉक्सिंग की सोच रहा हूँ ना, कि बॉक्सिंग ग्रो इंडिया में, तो वो सेम सोच उनकी है, कि उनको सिर्फ देना है, अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने साथ तो करना ही करना है अपने लिए, तो बट कुछ देना है। तो मैं उनसे मिला, मैंने उनको दोनों पैरों के हाथ लगाया, बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया। मैंने बोला कि मैं आपसे सच में बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, वो सब बात हो रही है, मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गया उनसे ना, उनकी स्टोरी सुन के, और उनसे मिलके। वो बहुत जेन्युइन है, बहुत ज्यादा जेन्युइन है। तो उन्होंने भी कुछ बातें उनके पास भी थी करने को, कि आप ही नहीं, वही पूछे थे फाइट कब है, लगती तो नहीं है, मुंह पे मारते तो लगती तो क्यूट नहीं से है ना है। बड़े वो। हाँ, वो बहुत क्यूट है, वो बहुत क्यूट है। तो अभी नेटफ्लिक्स की बात हो रही है, तो बस मैं यही पूछना चाहूंगी, जो इतना ज्यादा हाइप क्रिएट हुआ था जेक पॉल वाला, तो जेक पॉल वर्सेस नीरज कब देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो? जेक पॉल वर्सेस नीरज गोयल 101% होगा, वो होगा। ये जो मेरी ऑडियंस है यही करवाएगी। अब इतनी ज्यादा ऑडियंस, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। नेटफ्लिक्स का जो डाटा निकला है, जब मेरी फाइट लाई थी, तो इंडिया में सुबह 6 बजे उठ के मेरी फाइट 2.5 से 3 लाख लोगों ने देखी है। हाँ हाँ। ठीक है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन नेटफ्लिक्स को लगता है वो बहुत छोटा नंबर है। मैंने उनको बोला कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि 6 बजे मेरे देश में कोई बॉक्सिंग देखने के लिए क्यों उठेगा, और वो भी सिर्फ एक बॉक्सर खेल रहा है, ओलंपिक्स भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो जब इतनी बड़ी चीज देखने के लिए, तो वो मेरे लिए 2.5 मिलियन के बराबर है। तो ये चीज होगी, आराम आराम से होगी, जैसे ये बॉक्सिंग कल्चर बनेगा, और 100% होगी ये फाइट। ये वाली But होगी ना फाइट? ये 101% होगी। वो लोग चाहते हैं फाइट इंडिया में हो, बट ये फाइट इंडिया में कैसे होगी, जब लोग बॉक्सिंग को देखना चाहेंगे, जब हाँ। लोग बॉक्सिंग को देखने के लिए टिकट खरीद के आएंगे, 500 रुपए की नहीं, कम से कम 5,000 की, 15,000 की, 20,000 की। उन लोगों ने 25-25 हजार डॉलर की टिकट भेजी है। एक टिकट उन्होंने $2 मिलियन की भी बेची है उस फाइट में। तो उतना मतलब 2 लाख रुपए की टिकट लेके मेरी रिंग साइड में बैठने का बनाओ तो काम। हाँ। वो फाइट 101% होगी। तो इंडिया की ऑडियंस वैसी होनी चाहिए। कोई बात नहीं, अब इतना ज्यादा आपने मोर्चा खोला है, तो मुझे लगता है कि इस साल हो जाए, तो क्योंकि वो फाइट होगा ही होगा वो। और मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मीडिया भी मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली थोड़ा सा कसूरवार है इस चीज में, कि जब खिलाड़ियों को प्रमोट करने की बात आती है या चीजें होती है, जब तक कुछ बड़ा हाइप क्रिएट नहीं हो जाता, तब तक हम उस पर्टिकुलर खिलाड़ी के बारे में बात नहीं करते। तो यही सेम चीज आप इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हो। अगर यही चीज आपको थोड़ा हमारी मीडिया की तरफ से सब कुछ मिल जाता, तो शायद ये चीजें आपको नहीं भी करनी पड़ती, कि आपको। ये वही बात है, जैसे मैं आपको वो क्रिकेट वाली बात कर रहा था ना, क्रिकेट की बीसीसीआई बहुत जोर लगाती है बहुत जोर लगाती है अपने खिलाड़ियों पे। बट अब खुद से आदमी बहुत चीजें कर सकते हैं। मैं तो कोई बात बताने लगा था ना, फिर मैं भूल गया था।
तो जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, अब सर्च कराना वो भी मिलेगा, मैंने 300 स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करवाया था। ओके। ठीक है, सिर्फ मेरी टीम ने, जो यूक्रेन में मेरे जानने वाले लोग हैं बॉक्सिंग के, उन लोगों ने। तो ये टीम वर्क होता है। ये बात मैंने इसलिए कनेक्ट की और मुझे बोलनी भी थी ये बात, कि वो 300 लोगों को मेरे यहाँ की टीम ने, और जो यूक्रेन बॉक्सिंग जानने वाले लोग हैं, 300 बच्चों को हमने यूक्रेन से निकाल के, लवीव से निकाल के, यूरोप में स्लोवाकिया वगैरह से वो लोग इंडिया आए थे। ठीक है, तो अगर ऐसे ही टीम वर्क हो तो हर स्पोर्ट्स बड़ा हो सकता है। तो जब हम दूसरे देश से किसी को निकाल सकते हैं, अपने देश में किसी खिलाड़ी का नाम बड़ा करने के लिए क्या नहीं कर सकते, बट उसके लिए टीम लगेगी, इंडिविजुअल आदमी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे अपने लेग पुलिंग वाला काम थोड़ा फंसेंगे। सुनना ज्यादा है, अभी भी आपसे बहुत लोग जलते होंगे बहुत। हाँ, बहुत लोग जड़ते हैं, लेकिन एक मैं फिर बोल दूंगा कि मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें कहाँ से कर देता हूँ। जैसे दूध का एग्जांपल दे दिया, एक बात ऐसी ही है। एक बार ना भगवान श्री कृष्ण ऊपर बैठे हंस रहे थे। ठीक है, उनकी वाइफ रुक्मणी जी बोलती है क्यों हंस रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण बोलता है, ये देखो कितने पागल लोग हैं नीचे, ये इस इंसान के पैर खींच रहे हैं और मैंने इसकी उंगली पकड़ी हुई है ऊपर खींचने के लिए। तो अपने तो ऊपर वाले ने उंगली पकड़ी है, कोई कितने मर्जी लेग पुलिंग कर लो, कोई कुछ नहीं करेगा। क्या बात है, क्या बात है, ये तो कुछ बहुत हेवी वाली बात रह रही यहाँ पे है। ये तो मतलब ये बहुत अच्छा एग्जांपल था, नाइस। ये आपने कहीं सुना है, मतलब ये तो बता। ये मैंने सुना हुआ है, ये सुना हुआ है, दूध वाला मैंने खुद ही इन्वेंशन खुद थी, बट ये सुना हुआ है। चलो, अभी आपसे इतनी सारी बातें कर ली, और अभी जाते जाते शिनचैन भी आपसे एक सवाल पूछना चाहता है। हाँ। तो उसकी भी मदद कर दो। हाँ जी। हाय नीरज भैया, मेरा नाम है सिंचन नुहारा और मेरी उम्र है 5 साल। नीरज भैया, मुझे ना ननेको दीदी बहुत पसंद है। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यार इम्प्रेस करना तो मुझे कुछ नहीं आता। अगर इम्प्रेस करो तो कई गर्लफ्रेंड होती मेरी, या एक तो होती कम से कम। तो ये सलाह मैं नहीं दे सकता सिंचैन, सॉरी। लेकिन मुझे बॉक्सिंग तो खेलनी चाहिए ना। हाँ, बॉक्सिंग सिखा दूंगा। ठीक है, डन। अब इन्होंने बोल दिया तो मेरी तो जैसी हालत है, मेरे को भी जरूरत है कि मैं भी थोड़ा सा वर्कआउट करूँ, कुछ सेहत बनाऊं, फिर जो मेरे अंदर का शिनचैन है वो भी आपसे एक दिन बॉक्सिंग सीखेगा। और मैं चाहती हूँ कि जो मुझे आपका विजन समझ में आया, जो आप बॉक्सिंग कल्चर इंडिया में लाना चाहते हो, वो होगा जैसा आप कर रहे हो, जिस मिशन पे हो आप बस लगे रहो। और मैं ऑडियंस से भी यही चाहूंगी कि हम डिस्क्रिप्शन पे भी नीरज के सारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और जो ब्लॉग की बात भी कर रहे थे वो लिंक्स भी डालेंगे, आप एक बार देखो। क्योंकि आने वाली जितनी फाइट्स है, अगर हम उन्हें प्रमोट नहीं करेंगे, हम नहीं देखेंगे, क्योंकि जो हमारा किसी भी स्पोर्ट का कोई भी खिलाड़ी है, अगर उसे हम एज एन ऑडियंस सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या फायदा इंडिया का नाम, अगर वो इंटरनेशनल लेवल के जाके भी कर रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है अगर हम एज एन ऑडियंस उनको सपोर्ट नहीं करें। जिस तरीके से क्रिकेट का कल्चर है, मैं भी बहुत बड़ी क्रिकेट फैन हूँ, मैं डिनाई नहीं करूंगी। मतलब उन्होंने बनाया है, बाकियों को कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, तुम भी बनाओ ना। ये बात से मैं भी एग्री करती हूँ, क्योंकि हम कितने प्लेयर्स देखते हैं ना, तो थोड़ा सा लाइमलाइट के चक्कर में वो ये चीज हमेशा बोलते हैं कि हर वक्त बस क्रिकेट 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 होता है, हमारे स्पोर्ट्स को कोई पूछता नहीं, हमने देखना बंद कर दिया है, ये है वो है। क्यों नहीं, देखो वो दिखा रहे हैं ना। हाँ, तुम लोग अपने आप को दिखाओ। तो मैं उस चीज पे थोड़ा सा उनका एग्री नहीं करती थी कि उनकी क्या गलती, वो भी तो एक स्पोर्ट्स है, तो उस चीज को बड़े लेवल पे प्रमोट किया गया और इंडिया को फायदा भी हुआ है उसमें। एज ए नेशन हम बहुत स्ट्रांग हुए हैं क्रिकेट की वजह से। तो मैं नहीं चाहूंगी कि हम क्रिकेट को उस चीज में नेगेटिव वे में बोले। ये आपका विजन बहुत अच्छा लगा कि अपने अपना जो खेल है उसको प्रमोट करो, क्रिकेटर से सीखो। हाँ। जो फेडरेशन है वो बीसीसीआई से सीखो, जो प्लेयर्स हैं वो क्रिकेटर से सीखो, सीखना चाहिए उनसे। पर अभी ऐसे बाइस होके पूछूंगी आपको, ऐसे क्रिकेट में आपका फेवरेट कौन है? मैं ये बात गलत पूछ ली, क्योंकि मैं क्रिकेट देखता नहीं। बिल्कुल नहीं। अरे यार, चलो कोई बात नहीं। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना टाइम देने के लिए, क्योंकि आपके पास भी टाइम होता नहीं है और आपने टाइम निकाल के। टाइम है। नहीं रहने दो। अभी तो आपकी अगली फाइट का इंतजार होगा सबको, जैसे वो स्पेशली वो जेक पॉल वाला जो मुद्दा है ना, वो तो पूरा खत्म करना है। वो होगा होपफुली होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच आप सबका भी, अगर आपने यहाँ तक हमें देख लिया। बाय बाय। बाय बाय।